मूवी की शुरुआत होती है सन 2051 में। व्हाइट स्पाइक्स नामक एक घातक विदेशी प्रजाति ने धरती पर हमला कर दिया है। मनुष्यों और व्हाइट स्पाइक्स के बीच छिड़ी इस विनाशकारी लड़ाई में मानवता लगभग हार चुकी है। दुनिया की आबादी 50 लाख से भी कम रह गई है। इस त्रासदी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टाइम मशीन विकसित की और अतीत में जाकर सहायता मांगने का निर्णय लिया। यह ऐतिहासिक घोषणा एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान की गई, जिससे वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर अफरा तफरी मच गई। पूरी दुनिया के मीडिया ने इस खबर को जोर शोर से प्रसारित किया और सभी देशों ने अपने अपने सैनिकों की विशेष टुकड़ियां भविष्य में भेजना शुरू कर दिया। पूर्व ग्रीन बेरेट और वर्तमान में जीव विज्ञान शिक्षक डैन फॉरेस्टर, जो एक मध्य विद्यालय में पढ़ाते हैं, उन चुने हुए लोगों में से एक थे। उनकी पत्नी एमी चाहती हैं कि डैन अपनी बेटी मुरी की खातिर किसी सुरक्षित स्थान पर रहें, लेकिन डैन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। वे जिम्मेदारी निभाने में विश्वास रखते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले डैन ने अपनी पत्नी और बेटी से भावनात्मक विदा ली और वर्षों बाद अपने पिता जेम्स फॉरेस्टर से भी मुलाकात की। डैन और जेम्स के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। डैन मानता है कि उसकी मां की मृत्यु के लिए उसके पिता जिम्मेदार थे। दोनों के बीच तीखी बहस होती है और डैन साफ शब्दों में कहता है कि आगे से ना तो कोई क्रिसमस कार्ड भेजे और ना ही मुरी से संपर्क करे। इसके बाद डैन और कुछ अन्य आम नागरिकों का समूह, जो एक जैसे विचार रखते हैं, मानवता को बचाने की एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। भविष्य की सेना द्वारा उन्हें चेतावनी दी जाती है कि व्हाइट स्पाइक्स के कमजोर बिंदु उनका पेट और गला है। सभी सैनिकों का सेवा काल 7 दिन का है, क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स हर 6 दिन बाद अपने घोंसले में लौट जाते हैं। सभी को एक विशेष कंगन पहनाया जाता है जो उनके जीवन संकेतों को ट्रैक करता है और समय समाप्त होने पर उन्हें वर्तमान में वापस स्थानांतरित कर देता है। डैन की टीम में चार्ली नाम का एक मजेदार और बातूनी युवक भी शामिल होता है। भले ही वह हर समय बातें करता है, पर वह एक ऊर्जा कंपनी का प्रमुख रह चुका है और काफी बुद्धिमान है। चार्ली यह जानकर हैरान रह जाता है कि समय यात्रा करके आने वाले सारे लोग युवा हैं, जबकि सेवा के लिए चुने गए सभी व्यक्ति 40 वर्ष से ऊपर के हैं। इस टाइम पैराडॉक्स से बचने के लिए भविष्य से आने वाले लोग केवल उन व्यक्तियों को सेवा के लिए चुनते हैं जो भविष्य में मर चुके हैं या जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। यही वजह थी कि समय यात्रा करके आने वाले लोग युवा थे और सेवा के लिए चुने गए लोग अक्सर 40 वर्ष से ऊपर के होते थे। इस चयन प्रक्रिया को लेकर बहुत से नागरिकों ने सवाल उठाए। लोगों की शिकायत थी कि भविष्य की सेना व्हाइट स्पाइक्स की तस्वीरें क्यों नहीं साझा करती, ताकि सैनिक पहले से तैयार हो सकें, न कि अंधेरे में मरने के लिए भेजे जाएं। इस पर भविष्य की सेना ने संकोच के बाद सच्चाई बता दी। अगर लोग व्हाइट स्पाइक्स को पहले देख लेते तो शायद डर के मारे सेवा में आने से इनकार कर देते। यह बात सुनकर पूरा समूह सन्न रह गया। आधी रात को अचानक अलार्म बजने लगे। किसी को ठीक से तैयारी का मौका भी नहीं मिला और घोषणा हुई कि सभी को तत्काल भविष्य में भेजा जाएगा। कारण यह था कि व्हाइट स्पाइक्स ने भविष्य की सेना के आखिरी सैन्य बेस पर हमला कर दिया था। अगर यह बेस भी नष्ट हो जाता तो भविष्य पूरी तरह खत्म हो जाता। डैन और चार्ली समेत कई सैनिक लाइन में खड़े थे। गिनती शुरू हो चुकी थी, 10 से 0 तक। जैसे ही गिनती पूरी हुई, लोगों के शरीर प्रकाश के बिंदुओं में बदल गए और वे टाइम मशीन द्वारा खींच लिए गए। अचानक की गई इस यात्रा से चीख पुकार मच गई और सभी एक विनाशग्रस्त भविष्य में पहुंच गए। डैन सीधे समुद्र में गिरा और मुश्किल से तैरकर किनारे तक पहुंचा। वहां से उसने चार्ली को खींचकर बाहर निकाला। क्षितिज पर तबाह हो चुकी इमारतें, धुएं की मोटी परतें और आग की लपटें दिख रही थीं। दूर से व्हाइट स्पाइक्स की डरावनी गूंज सुनाई दे रही थी। यह एक प्रलय जैसा दृश्य था। तभी वायरलेस कम्युनिकेशन में एक सैन्य कमांडर की आवाज आई। पहला मिशन सौंपा गया। एक वैज्ञानिक को प्रयोगशाला से सुरक्षित निकालना था और क्योंकि डैन के पास विशेष सैन्य अनुभव था, उसे टीम लीडर बनाया गया। डैन और उसकी टीम दक्षिण पूर्व कोने से प्रयोगशाला में घुसे। रास्ते में चारों ओर लाशें बिछी थीं, खून की गंध फैली थी। कुछ सैनिकों ने ग्रेनेड इकट्ठा किए और बाकियों ने क्षेत्र का निरीक्षण शुरू किया। लेकिन जब डैन प्रयोगशाला तक पहुंचा तो पाया कि वैज्ञानिक को व्हाइट स्पाइक्स पहले ही मार चुके थे। व्हाइट स्पाइक्स की क्रूरता साफ दिख रही थी। लाशों को उल्टा लटकाया गया था। कमांडर को जानकारी दी गई और अगला आदेश मिला कि प्रयोगशाला से हार्ड ड्राइव डेटा और एक विशेष रसायन निकालना है। कमांडर ने आगाह किया कि अगर लाशें यहाँ हैं तो दुश्मन कभी भी लौट सकता है। डैन और उसकी टीम ने तेजी से सारा आवश्यक डेटा और केमिकल इकट्ठा कर लिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, स्काउट्स ने देखा कि एक व्हाइट स्पाइक तेजी से इमारत की ओर बढ़ रहा है। फिर एकमात्र सुरक्षित निकास की ओर दौड़ शुरू हुई। कुछ सैनिक छुपते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से पीछे हटने लगे, लेकिन तभी एक स्पाइक गलियारे की छत पर चढ़ गया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वह राक्षस तेजी से हमला करने आ गया। उसके पास लंबी नुकीली टेंड्रिल्स थीं और वह बेहद फुर्तीला था। गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन गोलियां उस पर ज्यादा असर नहीं कर रही थीं। डैन ने पास रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और उसका वार सीधे राक्षस के सिर पर कर दिया। चिपचिपा सफेद तरल बह निकला, क्योंकि उनका एकमात्र कमजोर स्थान पेट और गला होता है।
डैन ने चार्ली को संभाला और पीछे हटने लगा। कमांडर ने सूचित किया कि बमबारी टीम 5 मिनट में क्षेत्र पर हमला शुरू करेगी। डैन और बाकी नागरिकों को तत्काल सुरक्षित क्षेत्र में शरण लेनी थी। तभी एक और बड़ा समूह व्हाइट स्पाइक्स का वहां पहुंच गया। वे पीछे हटने के रास्ते में रुकावट बन गए। जैसे ही व्हाइट स्पाइक्स का झुंड हमला करने आया, उनके रौंदने से सड़क पर खड़ी बख्तरबंद गाड़ियां भी पलट गईं। फिर भी नागरिक सेना ने पीछे हटने के बजाय जवाबी हमला किया। व्हाइट स्पाइक्स बेहद संगठित और क्रूर ढंग से इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहे थे। हमला इतना तीव्र था कि सैनिकों को अंत में एक सीवेज पाइप में भागना पड़ा। यह बमबारी क्षेत्र की अंतिम सीमा पर था। बस थोड़ी सी देर और होती तो पूरी टीम विस्फोटों में झुलस गई होती। डैन और उनके साथी बचे हुए साहस से कई स्पाइक्स को मार गिराते हैं। चारों ओर आग, धुआं और धमाके थे, लेकिन अंत में वे किसी तरह जिंदा बचकर बाहर निकल आए। जब डैन और चार्ली दोबारा जागे, वे पहले से ही भविष्य की डिफेंस कमांड सेंटर में थे। उनकी बहादुरी और नेतृत्व कौशल को देखते हुए डैन को कमांडर के समक्ष बुलाया गया। कमांडर की असली पहचान जानकर डैन चौंक गया। वह और कोई नहीं बल्कि डैन की अपनी बड़ी हो चुकी बेटी थी। डैन को एक झटका लगा क्योंकि उसकी यादों में मुरी अभी भी एक मासूम बच्ची थी। दोनों की मुलाकात बेहद भावुक रही। मुरी संयमित और गंभीर थी, जबकि डैन को अपनी बेटी पर गर्व और अविश्वास दोनों हो रहे थे। मुरी ने बताया कि डैन उनके समय में युद्ध के दौरान मारे जा चुके हैं। अब मुरी ने डैन को फ्यूचर की एलिट रिसर्च टीम में शामिल कर लिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल सेना ने कुछ व्हाइट स्पाइक्स को जिंदा पकड़ लिया है, इसलिए उन्हें ऐसा समाधान चाहिए था जो मादा स्पाइक्स पर भी प्रभावी हो, क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता ही उनकी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। युद्ध को जीतने की संभावना तभी है जब मादा को भी समाप्त किया जाए, वरना कुछ ही हफ्तों में मानवता का अंत निश्चित था। डैन, मुरी और उनकी टीम को एक मिशन पर भेजा गया। एक मादा स्पाइक को जिंदा पकड़ना था, जिसके लिए वे हेलीकॉप्टर से एक गुप्त गुफा में पहुंचे। यह गुफा रूस में थी, जहां सबसे पहले स्पाइक्स की लैंडिंग हुई थी। स्पाइक्स ने पहले सैटेलाइट सिग्नल्स को बाधित किया और फिर पूरी पृथ्वी में तेजी से फैल गए। उनकी प्रजनन दर बहुत तेज थी और वे मानवों को भोजन की तरह खाते थे। टीम ने कठिन संघर्ष के बाद एक मादा स्पाइक को पकड़ लिया। मादा प्राणी के सफलतापूर्वक कब्जे में आ जाने से वैज्ञानिक परीक्षण को बड़ी सफलता मिली। शुरुआत में जहर उस पर असर नहीं कर रहा था, मात्र 37% प्रभावी था, लेकिन लगातार प्रयास के बाद एक ऐसा जैविक जहर विकसित किया गया जो मादा पर भी 100% प्रभावी था। मुरी ने योजना बनाई कि डैन इस जहर को लेकर वर्तमान में लौट जाए, ताकि वहां इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर मानवता को बचाया जा सके, क्योंकि भविष्य में समय अब खत्म हो रहा था। लेकिन तभी मादा स्पाइक की गूंजती चीख ने बाकी नर स्पाइक्स को आकर्षित किया। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर अचानक हमले की चेतावनी बज उठी। स्पाइक्स एक के बाद एक रक्षा पंक्तियां तोड़ते हुए प्रयोगशाला तक पहुंच गए। डैन और मुरी ने छुपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारी दबाव में मुरी घायल हो गई। डैन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मुरी उसे जहर का सैंपल सौंपकर आग्रह करती है कि वह भविष्य को बदले। डैन की आंखों के सामने मुरी को मादा स्पाइक खींच ले जाती है। बेस भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। डैन वर्तमान में लौट आता है, हाथ में जहर के साथ। यह इतना दृढ़ पकड़ा गया था कि चिकित्सक भी डैन के हाथ से उसे अलग नहीं कर पाए। वर्तमान में भर्ती किए गए नागरिकों के परिवार रक्षा मंत्रालय के बाहर इंतजार कर रहे थे। डैन अपनी पत्नी एमी और बेटी मुरी को देखकर भावुक हो जाता है। उसने जो देखा वह एमी को बताता है और निर्णय करता है कि वह किसी भी कीमत पर मानवता को बचाएगा। चार्ली अब भी जीवित था और एक सफल ऊर्जा कंपनी का मालिक था। उसकी मदद से डैन ने शोध शुरू किया और पाया कि स्पाइक्स असल में रूस के ग्लेशियरों में हजारों साल से जमे पड़े हैं। जैसे ही ग्लेशियर पिघलेंगे, वे जाग जाएंगे और आक्रमण शुरू करेंगे। डैन ने सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि अब और कुछ नहीं किया जा सकता। तब डैन अपने पिता जेम्स के पास गया, जो एक अनुभवी पायलट है और जिससे उसका रिश्ता पहले तनावपूर्ण था। लेकिन जेम्स जानता था कि जब डैन मदद मांगता है तो बात गंभीर होती है। बिना सवाल किए उसने मदद करने की हामी भर दी। डैन, चार्ली और जेम्स ने मिलकर एक मिशन शुरू किया और रूस के बर्फीले इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि एक बर्फ के नीचे दबी हुई विदेशी स्पेसशिप मौजूद है। उसके भीतर सैकड़ों अंडे और मादा स्पाइक के संकेत मिले। लेकिन तभी कुछ स्पाइक्स जाग गए और हमला कर दिया। टीम और स्पाइक्स के बीच भयंकर गोलीबारी हुई। डैन और चार्ली ने अंडों पर जहर छिड़क दिया और स्पेसशिप को विस्फोटकों से उड़ा दिया, लेकिन मादा स्पाइक बच गई और भयंकर प्रतिरोध किया। अंतिम लड़ाई में जेम्स ने उसे चट्टान की ओर धकेला। बर्फीला तूफान उस राक्षस की ढाल बन गया। वह छुपकर हमला करने लगा, लेकिन डैन ने झपट्टा मारते हुए चाकू उसकी आंख में घोंप दिया। फिर अंतिम जहर उसके मुंह में फेंका और एक जबरदस्त किक मारकर उसे गहरी खाई में धकेल दिया। मादा स्पाइक विस्फोट में फट गई जैसे कोई आतिशबाजी हो। अब मानवता का भविष्य बदल चुका था और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो
तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।